चलिएगा, हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर 4, टर्म्स यूज्ड in hire purchase agreement. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हायर परचेज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हम काम में लेंगे। पहली टर्म होती है हायर वेंडर। हायर वेंडर, हायर वेंडर is a person who deliver the goods along with its possession हायर वेंडर वो पर्सन होता है जो गुड्स डिलीवर करता है। टू द हायर परचेजर। अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, यानी वो पर्सन जो एग्रीमेंट के तहत अपनी कोई भी असेट किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है अलोंग विथ द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, केवल पोजीशन ट्रांसफर करेगा। तो दूसरी टर्म आई है हायर परचेजर। हायर परचेजर, हायर परचेजर is a person who obtain, hire purchaser is a person who obtain the goods and right to use and right to use the same. From higher vendor. लीजिए, तो दो पार्टीज हो गई बेसिकली, ठीक है।
ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए ने इसको एक असेट दी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डिलीवर द मशीन फॉर यूज। तो इसका मतलब पोजीशन मिस्टर बी को मिला और ए ने अपनी असेट इसको दे दी, तो ये तो पर्सन कौन कहलाया? हायर वेंडर। वेंडर। ये तो कहलाया हायर वेंडर हायर परचेज। और ये हो गया हायर परचेज। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की। वो पर्सन जो गुड्स डिलीवर करेगा अलोंग विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स टू अनदर पर्सन, तो उसे तो हम बोलेंगे हायर वेंडर। और हायर परचेजर वो पर्सन होगा जो गुड्स को रिसीव करेगा या ऑब्टेन करेगा अलोंग विथ द राइट टू यूज द सेम। यानी इसके पास वो गुड्स आएगा, वो असेट आएगी और साथ ही साथ उसको यूज करने का क्या आएगा? राइट आएगा। तो उसे हम कहते हैं हायर परचेजर। सर एक मिनट ऊपर करना। हाँ जी। तीसरी टर्म है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? कैश प्राइस is the amount to be paid by the buyer on outright purchase in cash। ध्यान से सुनना बिल्कुल। हाई कैश प्राइस का बेसिक मतलब क्या है? देखिएगा, जब आप कोई भी चीज बाजार में खरीदने जा रहे हो, आउटराइट परचेज यानी डायरेक्ट परचेज, उस समय आपको उस असेट के लिए या उस गुड्स के लिए क्या देना पड़ेगा, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? कैश प्राइस बोलते हैं। अभी एक और डेफिनेशन, फिर मैं इन दोनों को एग्जांपल से समझाऊंगा। लिखें, हायर परचेज प्राइस हायर परचेज प्राइस it means the total sum payable by the higher purchaser total sum payable by the higher purchaser to obtain
द ओनरशिप of the asset purchased under hire purchase agreement under hire purchase agreement. It comprises of cash price and interest. आइएगा जरा इन दोनों बातों को समझते हैं। देखो क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन है, ये तो है मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टर बी जो हैं उनको एक असेट की नीड है, वो गए मिस्टर ए के पास। मिस्टर बी गए किसके पास? मिस्टर ए के पास, और मिस्टर बी ने ए से पूछा, ध्यान से सुनना, मिस्टर बी ने ए से पूछा कि भाई ये जो मशीन M1 है, ये M1 की प्राइस कितनी है? इस M1 की प्राइस कितनी है? मिस्टर बी को एक असेट चाहिए थी, जिस असेट का नाम था M1। तो ये मिस्टर ए के पास गए और पूछा कि भाई बताओ मिस्टर ए जी कि अगर मैं इस M1 को खरीदता हूं तो ये कितने की पड़ेगी? तो मिस्टर ए ने बोला इसकी जो प्राइस है 3,50,000 है। ठीक है, यानी अगर तुम इस असेट को खरीदना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो बी बोला कि यार मेरे पास तो अब इतने पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, असेट भी चाहिए और पैसे भी नहीं है। तो मिस्टर ए ने बोला एक काम करो, तुम मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लो। तुम मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लो, और उस एग्रीमेंट के तहत क्या करना, सुनोगे बहुत ध्यान से, उस एग्रीमेंट के तहत तुम मुझे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹80,000 ईच दे देना। एक एग्रीमेंट मेरे साथ कर लो और मैं तुम्हें वो असेट दे दूंगा, और तुम उसके बदले में मुझे क्या करना, 5 इंस्टॉलमेंट पे कर देना 80-80 हजार की। तो टोटल क्या पड़ गया इसे,
4 लाख। 4 लाख। सीधी सी बात है, मिस्टर ए बोल रहा है मिस्टर बी को, अगर तुम इमीडिएट परचेस करने आते हो तो मैं तुम्हें ये असेट 3.5 लाख में दे दूंगा, जो इसकी मार्केट में प्राइस चल रही है। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम मुझे पैसा इंस्टॉलमेंट में दोगे। तो ऐसा करते हैं, अपन एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उस एग्रीमेंट के तहत तुम मुझे 5 इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा दे देना, लेकिन 5 इंस्टॉलमेंट में तुम मुझे जो पैसा दोगे वो पैसा बनेगा 4 लाख रुपए। नाउ तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मिस्टर बी को ये असेट चाहिए तो व्हाट विल बी द कैश प्राइस ऑफ द असेट। अगर मैं आपसे पूछूं असेट की कैश प्राइस क्या है, कैश प्राइस, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी अगर ये इस असेट को डायरेक्ट आउटराइट परचेस करने जाता है तो इसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 3.5 लाख। 3.5 लाख। कैश प्राइस तो हो गई 3,50,000। क्या सभी को ये बात समझ आ गई? बिल्कुल। नाउ लेकिन अब अगर ये एक एग्रीमेंट में चला गया, अगर ये कुछ पूछ रहे हो, अगर ये एक एग्रीमेंट में चला गया जिस एग्रीमेंट को बोला गया हायर परचेज एग्रीमेंट, तो मिस्टर बी को ए को कितना अमाउंट देना पड़ेगा? टोटल सम पेबल बाय द HPP हायर परचेज प्राइस कितनी हो गई? 4 लाख अगेंस्ट द एग्रीमेंट। जो टोटल सम बी को मिस्टर ए को देना पड़ेगा उसे हम बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। और इस 4 लाख में हमेशा 2 चीजें शामिल हैं। इंटरेस्ट। क्या क्या शामिल है? एक तो कैश प्राइस शामिल है, पक्का पक्का, क्योंकि वो तो ये लेगा ही लेगा। और चूंकि मिस्टर ए मिस्टर बी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो मिस्टर ए है वो मिस्टर बी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उस फैसिलिटी के लिए वो क्या लेगा? ब्याज, इंटरेस्ट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इस 4 लाख में 350 तो क्या है? अच्छा, जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वही चल रही है कैश प्राइस। सर जो कैश प्राइस अगर डायरेक्ट परचेज करते हैं वही कैश प्राइस हो जाएगी, हायर परचेज प्राइस तो वही होगी ना। अगर आज एक बात बताओ, डायरेक्ट खरीदते हो तो 3.5 में मिल रही है, अब आपको 4 देने पड़ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो इंटरेस्ट दे रहे हो, क्योंकि आपको एक फैसिलिटी मिल रही है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट दोगे वो पेमेंट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ही होगा सारा। तो बोलो क्या दोनों टर्म समझ में आ गई? हाँ। कैश प्राइस का मतलब हुआ हायर परचेजर या बायर आउटराइट परचेज करने जाता है तो उसे जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा दैट विल बी आउटराइट परचेज। का मतलब होता है डायरेक्ट परचेज करना, इमीडिएट परचेज करना। तो जो प्राइस उसे देनी पड़ेगी वो प्राइस तो कहलाती है कैश प्राइस। लेकिन अगर वो आउटराइट परचेज को छोड़कर हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू एंटर करता है तो जो टोटल सम उसे देना पड़ेगा, जो टोटल सम उसे देना पड़ेगा हायर वेंडर को ताकि उसे असेट की ओनरशिप मिल जाए, उसको हम कहते हैं हायर परचेज प्राइस। और हायर परचेज प्राइस 2 चीजों के टोटल से बनती है। हायर परचेज प्राइस 2 चीजों के टोटल से बनती है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों होता है समझ आ गया? क्योंकि आप डिले इन पेमेंट कर रहे हो, एक तरह से आपको क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, समझ रहे हो? आपको क्रेडिट पीरियड अलाउड हो रहा है तो सामने वाला उस क्रेडिट पीरियड के रेस्पेक्ट में आपसे पक्का पक्का क्या लेगा? कुछ अमाउंट रिकवर करेगा। तो उस प्राइस को हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। जब भी ये टर्म्स आए तो ध्यान रखना, कैश प्राइस का मतलब हो गया उसमें केवल असेट की बात हम कर रहे हैं जो आउटराइट परचेज में आप कोई भी जाकर मार्केट में खरीद सकता है। बट अगर उसमें मैं इंटरेस्ट जोड़ दूं तो वो इमीडिएटली मेरी क्या बन जाएगी? हायर परचेज प्राइस बन जाएगी। आइए
पॉइंट नंबर 5, डाउन पेमेंट। ये भाई माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट आपने कई बार सुना होगा। आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, आप कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर बड़ा खरीदने जाते हो, तो आप कुछ पेमेंट इमीडिएट कर देते हो और बाकी की किस्तें बनवा लेते हो। तो डाउन पेमेंट का बेसिक मतलब होता है टोकन अमाउंट। हाँ, इनिशियल पेमेंट। भाई जैसे आप मान लो सामने वाले को बोल रहे हो कि भैया ये गाड़ी 4 लाख है, तो ऐसा करो 50,000 तो तुम अभी ले लो और बाकी की मेरी इंस्टॉलमेंट बनवा देना। तो डाउन पेमेंट का मतलब होता है इनिशियल पेमेंट मेड टू द हायर वेंडर बाय द हायर परचेजर। तो लिखें डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट is the initial payment. Down payment is the initial payment made to the hire vendor. Made to the hire vendor by the hire purchaser. At the time of entering into, at the time of entering into hire purchase agreement. Down payment is always against cash price. बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। डाउन पेमेंट हमेशा कैश प्राइस का हिस्सा होता है। देखिए क्या होता है, मान लो मैं एक असेट लेने जा रहा हूं जिस असेट की कैश प्राइस 350 है, ठीक है। अब मैं सामने वाले को ये बोल रहा हूं कि भाई तू मुझसे आज 50,000 रुपए ले ले। तो एक बात बताओ, क्या उस 50,000 में मैं इंटरेस्ट भी दूंगा क्या? नो सर। इंटरेस्ट कब होता है? इंटरेस्ट कब होता है? जब आप डिले इन पेमेंट करते हो। जो असेट का पेमेंट आप इमीडिएट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो कहलाता है डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट हमेशा कैश प्राइस का हिस्सा होता है। डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी इमीडिएट ही पेमेंट कर रहे हैं ना। हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमेशा कैश प्राइस। भाई इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला हमें एक फैसिलिटी दे रहा है डिले पेमेंट की, लेकिन जो पेमेंट में डिले कर ही नहीं रहा हूं, जो पेमेंट में डिले कर ही नहीं रहा हूं, उसमें इंटरेस्ट किस बात का दूंगा? तो हमेशा ध्यान रखना, डाउन पेमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैश प्राइस ओनली। डाउन पेमेंट जो होता है, यानी वो पेमेंट जो मैं इमीडिएटली कर रहा हूं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन, एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट, उस पेमेंट को हम बोलते हैं डाउन पेमेंट।
क्लियर बिल्कुल? लास्ट पॉइंट। सर अपन इमीडिएट पेमेंट करते हैं इसलिए ये कैश प्राइस का ही एडजस्ट होगा ऐसे, है ना? हाँ जी। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, द लास्ट टर्म विच वी यूज इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट, या जिसको हम बोल सकते हैं हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। It represent the amount which the higher purchaser it represent the amount which the higher purchaser has to pay after a regular interval up to certain period. To obtain ownership of goods. देखिएगा, बेसिकली इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया वो पीरियडिकल अमाउंट जो हायर परचेजर क्या करेगा, टाइम टू टाइम रेगुलरली किसको देता रहेगा, हायर वेंडर को देता रहेगा, ताकि उसके पास उस गुड्स की क्या आ जाए, ओनरशिप आ जाए। इंस्टॉलमेंट ऑलवेज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है इंस्टॉलमेंट में, कैश प्राइस और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कैश प्राइस और इंटरेस्ट, ऑलवेज इंक्लूड element of cash price as well as interest। ये लीजिए, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो बार बार आपके काम आने वाली हैं जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे। वो टर्म यूज करेगा इंस्टॉलमेंट, वो टर्म यूज करेगा डाउन पेमेंट, तो आपको पता रहेगा डाउन पेमेंट क्या है, किसका हिस्सा है। वो यूज करेगा हायर परचेज प्राइस टर्म को, वो यूज करेगा कैश प्राइस टर्म को, यूज किया जाएगा हायर परचेजर कौन होता है, ये लीजिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे पास हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत चलती हैं। हायर परचेजर, हायर वेंडर, कैश प्राइस ऑफ द गुड्स, हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, व्हाट इज द डाउन पेमेंट एंड व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। बताइए क्या डेफिनेशन पार्ट यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर है? अब देखिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं से मुझे आपको कुछ पॉइंट बताने हैं।
एंड देन हम अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मैं क्या बोल सकता हूं, जरा कुछ बातों को देखना। हायर परचेज प्राइस यानी HPP इज ऑलवेज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। क्या बोल सकता हूं मैं? क्या मैं HPP को ऐसे भी बोल सकता हूं? डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि देखो डाउन पेमेंट में कैश प्राइस आ गई पूरी की पूरी, इंस्टॉलमेंट में दो बातें आएंगी, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। तो अगर मैं डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट जोड़ दूं तो क्या तब भी मेरे पास हायर परचेज प्राइस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आएगी सर, आ जाएगी। आप समझो क्वेश्चन में कैसे कैसे डेटा देगा, हमें बस उस प्राइस को ढूंढना है। तो हायर परचेज प्राइस का मतलब हो गया कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो भी मेरा डाउन पेमेंट है प्लस उसमें मैं जितनी भी इंस्टॉलमेंट अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? हायर परचेज प्राइस बन जाएगी। तो मैं जरा इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे भी बोल सकता हूं सर अब एक ही फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले बनेंगे। कि इंटरेस्ट निकाला जा सकता है अगर मैं HPP में से क्या माइनस कर दूं। अगर मान लो मुझे किसी क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस दे दी जाए और कैश प्राइस दे दी जाए, तो क्या मैं इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट निकाल सकता हूं कि मैंने इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में क्या अमाउंट पे किया होगा? तो मैं सीधी सी बात HPP में से क्या माइनस कर दूंगा? कैश प्राइस। कैश प्राइस माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, जब भी मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा तो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? कैश प्राइस और इंटरेस्ट। कैश प्राइस या इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोल सकते हैं। हाँ ये लीजिए। तो अब यहां से मेरा पहला प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होगा। मुझे क्वेश्चन में हर इंस्टॉलमेंट में ये जो दो कंपोनेंट इंक्लूड हैं इनको अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी सुनना। जानते हो इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो मेरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो मेरे P&L अकाउंट में जाना चाहिए। इंटरेस्ट का खर्चा क्या आपको लगता है मेरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है? हाँ सर, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट कहां जाना चाहिए? P&L में। और डेबिट। जो असेट की कैश प्राइस है वो असेट अकाउंट में जानी चाहिए। हाँ वो असेट अकाउंट में रिकॉग्नाइज होगी जिस पर मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ सर। तो प्रॉब्लम यहीं से आना चालू हो गई। तो इस चैप्टर ने अपना पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। इसने बोला कि आपकी हायर परचेज प्राइस में जो इंस्टॉलमेंट वाला जो एलिमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट वाले एलिमेंट में आपको सबसे पहले दो हिस्सों को स्प्लिट करना सीखना पड़ेगा। डाउन पेमेंट को स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डाउन पेमेंट प्योरली कैश प्राइस को बताता है। दिक्कत आने वाली है इंस्टॉलमेंट पर। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में दो बातें इंक्लूड हैं, उसमें एक तो कैश प्राइस इंक्लूड है और एक इंटरेस्ट इंक्लूड है। उसमें एक तो कैश प्राइस इंक्लूड है और एक इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो यहीं से मेरे पास
मेरे इस चैप्टर का जो पहला प्रैक्टिकल पार्ट है कि मुझे ये जानना है कि भैया मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनता है, मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनता है। अब मेरे पास जितनी भी डिफरेंट सिचुएशन दी हुई होंगी, मैं उन डिफरेंट सिचुएशन में सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना सीखूंगा। तो आइएगा, अब यहां से हमारा प्रैक्टिकल यानी पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट होता है। आइएगा, हेडिंग डालेंगे, क्योंकि आप जानते हो अकाउंटिंग एंट्रियां तभी डाल पाओगे जब आप इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट और कैश प्राइस को अलग कर पाओगे। हाउ टू कैलकुलेट amount of interest included in installment। क्यों अलग करना है, इसका ऑब्जेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। मैं जब भी अकाउंटिंग करूंगा तो इंस्टॉलमेंट में मेरे पास दो चीजों का पैसा आएगा। एक पैसा आएगा प्रिंसिपल अमाउंट के रेस्पेक्ट में और एक पैसा आएगा इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। अब इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में जो पैसा आया मुझे उसकी अकाउंटिंग अलग से करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो मेरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और उसे मैं ले जाऊंगा अपने P&L अकाउंट में। तो जब तक मुझे इंटरेस्ट पता नहीं लगेगा तब तक मैं उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सिचुएशन नंबर 1, whenever cash price higher purchase price and rate of interest interest whenever cash price, higher purchase price and rate of interest all factors are given। बिल्कुल धीरे धीरे समझना, एक एक सिचुएशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसका स्पेसिफिक रूल है हमारा। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में हर एक पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। हर एक पॉइंट इन द सेंस मुझे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मेरे असेट की कैश प्राइस कितनी है, उसकी हायर परचेज प्राइस कितनी है और साथ में जो वेंडर है वो मुझसे
किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, हर एक बात मुझे परफेक्टली मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें ये निकालना है कि भैया कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बातें करनी पड़ेंगी। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, सिचुएशन 1 का। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करेंगे, हर सिचुएशन का मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको पॉइंट समझ में आएगा। लिखो, ए लिमिटेड परचेज a machine on hire purchase from X Limited. On 1st January 2009, 1 जनवरी 2009 को ए लिमिटेड ने हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत एक असेट खरीदी है। डाउन पेमेंट किया है 8,000 का, एनुअल installments at each year end। 8,000 की 3 इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे। कैश प्राइस ऑफ मशीन आपको दी हुई है 29,800 की, ये आपको कैश प्राइस दी हुई है। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय हायर वेंडर, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो है 5% पर एनम। कैलकुलेट amount of interest included in each installment। लीजिएगा, ये एग्जांपल हमारे पास है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एग्जांपल में मुझे कैश प्राइस दी हुई है। अगर मैं डाउन पेमेंट प्लस सारी इंस्टॉलमेंट को जोड़ दूं तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस भी गिवन है
और मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी गिवन है। तो मेरे पास पहली सिचुएशन का ये क्वेश्चन आ गया, कैश प्राइस गिवन है 29,800, हायर परचेज प्राइस गिवन है 8,000 प्लस 24,000। तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस भी गिवन है और मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 5% पर एनम। सर जो अपना ब्याज कैलकुलेट होता है ना, रुको रुको, कैलकुलेशन पे मत जाओ रिद्धि, अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं है ब्याज किस पर निकलता है। मैं सिर्फ अभी जो बोल रहा हूं वो सुनो। आपको क्या तीनों आइटम क्वेश्चन में समझ आ गए? हाँ सर। अभी क्योंकि क्या होगा, आप जो क्वेरी लेने वाले हो वो मुझे भी सिखाना बाकी है, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 5 मतलब कल तक की क्लास के लिए रुक जाओ, फिर आप पूछना जो आपको पूछना है कि किस पर निकलता है, कैसे निकलता है, मैं सब बातें करूंगा। अभी मैं ये बोल रहा हूं, जब आपके सामने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिचुएशन पहचाननी पड़ेगी। अगर सिचुएशन पहचान ली ना तो आंसर आप बहुत क्विकली निकाल लोगे, इतनी स्पीड में कि आपको उसके बाद सोचना ही नहीं पड़ेगा कि भैया अब हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। क्यों? मैं आपको हर सिचुएशन को लेकर यहां पर प्रैक्टिकल करवा दूंगा। आप जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे हो केवल एक बात देखना, क्या सिचुएशन 1 लग रही है या नहीं लग रही है। सिचुएशन 1 के लगने का मतलब है तीनों एलिमेंट गिवन होने चाहिए। असेट या गुड्स की कैश प्राइस गिवन होनी चाहिए, उस गुड्स की हायर परचेज प्राइस गिवन होनी चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए। हाँ, अगर आंसर आता है यस, तो अब मैं उसको प्रोसीड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से अब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा।